यहाँ नींद में भी चैन नहीं। क्या करूँ? अब जब से अम्मा हमारे साथ नहीं रहती, मेरी पत्नी रागिनी का स्वभाव बेहद चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है। अम्मा जब तक साथ रहती थी तब तक रागिनी को कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि अम्मा से डर कर और उनके अनुशासन के अनुसार हर काम सही समय पर करती थी। और यहाँ तक कि कोई बात कहती भी तो बड़ी मीठी मुस्कान के साथ कहती कि मेरा प्यार अपने आप उस पर उमड़ जाता। लेकिन अब जब अम्मा हमारे साथ ना रहकर लखनऊ अपने छोटे बेटी बहू के साथ रहने लगी, तो अब रागिनी में भी थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि एकदम से बदलाव आ गया। अब तो जैसे हर वक्त काट खाने को दौड़ती है। रात में अकेले बिस्तर पर लेटा राजीव पुरानी बातों को याद कर रहा था। आज सुबह ही उसका फिर से रागिनी के साथ झगड़ा हुआ है। अनायास ही राजीव की नज़र घड़ी पर चली गई। रात के 1:30 बज रहे थे। जैसे तैसे खुद को काबू में रखकर राजीव सो गया। रागिनी रागिनी चिल्लाते हुए राजीव लगातार पत्नी के पीछे भाग रहा था, पर वो राजीव के पकड़ में नहीं आ पाई। हाफते हाफते किसी ठोकर से गिरा तो रोने लगा, पर आवाज़ गले में अटक गई। शरीर सुन्न हो गया। हाथ पांव में बेहिसाब वजन का एहसास हो रहा था कि तभी आँख खुली। ये क्या मैं सपना देख रहा था? आवाज़ अभी भी हलक में अटकी हुई थी राजीव की। आँखों की कोर भी गीली हुई थी, शरीर भी संज्ञा शून्य। सपने और हकीकत में भेद ही नहीं कर पा रहा था मैं। बड़ी मुश्किल से उठकर पानी पिया, खुद को संयंत्र किया तो सुबह का घटनाक्रम आंखों के आगे जीवंत हो गया। बात क्या थी? कुछ भी तो नहीं। फिर इतनी तीखी बहस का कारण? बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँच जाती है, ना किसी से लेना ना देना। पर हम अपने ही फंदों में उलझे हर बात को स्वयं ही ओढ़ लेते हैं और सामने वाले को गलत ठहराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तीस पर बात यदि नारी अस्मिता और पुरुष के अहंकार की हो तो फिर करेला ऐसा नीम पर चढ़ता है कि चीनी खाओ या कटोरी भर शहद चाट लो, कड़वाहट कम नहीं होती। पति पत्नी का रिश्ता तो बना ही दो विपरीत ध्रुवों को मिलाने के लिए है। जीवन साथी शब्द की सार्थकता ही ये है कि हम एक दूसरे में एकाकार हो जाएं। पर कहाँ हो पाता है ऐसा? जिंदगी भर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पर पूरी तरह तो क्या, आधा अधूरा समझने का दावा भी झूठा ही प्रतीत होता है। मिलकर भी ना मिलते, समझ कर भी ना समझते, एक दूसरे में एकाकार होकर भी अपने अपने वजूद, अपने अपने हक और अधिकार का मोह नहीं छोड़ पाते। पूर्ण परिचित होकर भी कहीं ना कहीं अजनबीपन बाकी रह जाता है हर बार। इस रिश्ते का नाम है पति पत्नी। मैं उठकर गैलरी में आ गया। सुबह के 4 बजे थे। बेहद उमस थी। छोटे छोटे बादलों के टुकड़े आपस में एकाकार होकर शायद बरसने की प्लानिंग में लगे थे। बादलों की साजिश से बेखबर चांद अपनी चांदनी बिखेरता धरती के नूर को बढ़ा रहा था। एक तो ये चांदनी है जो पल भर भी जुदा नहीं होती अपने चांद से, और एक मेरी पत्नी रागिनी बात बात पर रूठ जाती है। कभी कभी उसका रूठना अच्छा भी लगता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता। कभी गुस्सा भी आ जाता है, और मुझे गुस्सा आया नहीं कि गया काम से। दूसरे कमरे में जाकर देखा, रागिनी आराम से एकदम निर्विकार होकर बेटी से लिपट कर सो रही थी। उसका सौम्य निश्चल सौंदर्य देख प्यार से एक फ्लाइंग किस दोनों की ओर झाल दी और दबे पांव लौट आया। मैं चाह कर भी नहीं जगा पाया। मुझे माँ की याद आ गई। अक्सर कहती थी, राजीव, सोते हुए को नहीं जगाना, पाप लगता है। वाकई बचपन के संस्कार इतने गहरे होते हैं कि जिंदगी भर साथ रहते हैं। सोचते सोचते अनमना सा बहुत देर तक टहलता रहा। आज का पूरा घटनाक्रम आंखों में घूमता रहा। बेटी को किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था, सो तय हुआ कि उसे वहां छोड़कर हम दोनों फिल्म चले जाएंगे और लौटते हुए उसे ले लेंगे। रागिनी का मन था नई रिलीज मूवी थप्पड़ देखने का। मुझे तो नाम से अजीब लगी, पर बैठ गया था उसके साथ। एक थप्पड़ को लेकर जो हाहाकार मूवी में दिखाया जा रहा था, मुझे कुछ अनुचित सा ही लगा। हो सकता है ये मेरी पुरुष प्रधान मानसिकता हो, पर मैं मूवी छोड़कर बाहर आ गया।
थोड़ी देर बाद भुनभुनाती रागिनी भी निकल आई, लगी बरसने। अजीब आदमी हो, मूवी छोड़कर बाहर आ गए। अच्छी खासी वैचारिक मूवी है पर नहीं, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरी पसंद की मूवी का सत्यानाश कर दिया। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद की मूवी मज़े से देख लेती हूँ हर बार। कभी कुछ नहीं कहते, कभी मेरी पसंद का भी तो ख्याल रखना सीखो राजीव। तुम्हें तो बस बेसिर पैर की कॉमेडी पसंद आती है, बेमतलब की हाँ हाँ ही, अजीब सी ओवर एक्टिंग। पर सब झेल जाती हूँ तुम्हारी पसंद की खातिर। और तुम, इस फिल्म में जरा सा सच क्या दिखा दिया, मिर्ची लग गई तुम्हें। और तुम्हें ही क्या, तुम्हारी पूरी जमात को मिर्ची लग गई। अरे यार, मैंने कब कहा तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम पूरी देख कर आती। ज़रूरी तो नहीं कि हमारी हर पसंद मिले। मुझे कॉमेडी मूवी पसंद है जो तुम्हें बेसिर पैर की लगती है। ये वैचारिक मूवी तुम्हें ही मुबारक हो। फिल्म देखने आते हैं अपने मन के बहलाव के लिए, रोज़मर्रा के तनाव से हल्का होने के लिए। थोड़ा टाइम पास और मनोरंजन ही उद्देश्य होता है अपना तो। अगर फिल्म देखकर सिर दर्द हो तो उसे देखना मेरी बस की बात नहीं है। तुम्हें देखना हो तो देख लो, मैं बाहर बैठा हूँ। जी नहीं, बाहर बैठे बैठे आपका सर गर्म हो जाएगा, सब समझती हूँ। हर मर्द औरत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। तिल का ताड़ मत बनाओ यार। हाँ हाँ, तिल का ताड़ तो मैं ही बना रही हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो आपके साथ ये मूवी देखने आ गई। तुम्हारे ईगो पर चोट जो लग गई, कैसे बर्दाश्त करते कि एक पत्नी इतना बोल्ड डिसीजन ले सकती है। अपनी पत्नियों को मुट्ठी में रखने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है ये मूवी। होगी, पर तुम मुझे क्यों सुना रही हो यह सब? इसीलिए कि आप मुझे अबला समझने की भूल मत करना। अरे बाबा, 12 साल हो गए हैं शादी को, ये अबला सबला हमारे बीच कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। जब तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाओ सब ठीक। जरा सा अपने मन की करो तो आप लोगों का असली रूप सामने आ जाता है। ऊपर से कितनी मॉडर्न होने का ढोंग करो, पर होते हैं सबके सब दकियानूसी। हजम नहीं होती स्त्रियों की आज़ादी। आँखों में किरकिरी सा चुभता है उनका पावर। पर अब और नहीं, आज की औरत कमज़ोर नहीं है, समझे? रागिनी लगातार बोली जा रही थी। बात कुछ भी नहीं थी, पर स्त्री और पुरुष पुराण एक बार शुरू हो जाए तो बंद कहाँ होता है। सदियों से साथ साथ चलने के बावजूद भी दोनों रेल की पटरियों के समान साथ चलते हैं। जितनी परवाह एक दूसरे की करते हैं, उतनी ही अनदेखी भी करने से बाज नहीं आते हैं दोनों। दूर रहे तो दूरी पल पल अखरती है, और साथ रहे तो हर कदम पर मन मुटाव, बात बात पर खींच, टकराहट, लड़ाई भी साथ चलती हैं। अजीब दास्तान है इस रिश्ते की, न कहते बनती है न भीतर ही रह पाती है। हमारे बीच भी बात इतनी बढ़ी कि हम दोनों ने खाना नहीं खाया। रागिनी बेटी के साथ जाकर सो गई और मैं करवटें बदलता रहा अकेला। कितनी बदल गई है रागिनी। मुझे शादी के समय की छुई मुई सी शर्मीली नजाकत से भरी, बिना किसी प्रतिवाद के हर बात को मान लेने वाली संस्कारों की उस मूरत की याद आई जिसकी मुस्कुराहट पर मैं एकदम से फिदा था। हर छोटी खुशी को बड़ा बना देने में एक्सपर्ट रागिनी ने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी जो एक पत्नी, बहू, माँ के रूप में वो दे सकती थी। जब तक माँ थी, एकदम अनुशासनबद्ध रहा उसका जीवन। हर काम में समय की पाबंद माँ का हर कार्य वह इस तरह करती मानो बरसों से उसके साथ हो। कभी कभी माँ की बातों से मैं झुंझला जाता, पर रागिनी उसी बात को हंसकर टाल देती। कहती, माँ बाप इतना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि उसका कर्ज हम चाह कर भी नहीं चुका सकते हैं। फिर माँ जी ने तो बरसों अकेली परवरिश की है आपकी। पिताजी के जाने के बाद कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी उन्होंने, आप समझ कर भी नहीं समझ सकते। माँ के अनुशासन को मानने वाली रागिनी ने माँ के लखनऊ जाने के बाद उस अनुशासन को तिलांजलि दे दी। मैं अनुभव कर रहा था कि वो लगातार बदल रही है। उसकी भीतर की मनमौजी, हटी, अपनी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखने वाली, अपनी बात पर अडिग, अपने शौक को अपना जीवन मानने वाली स्त्री
निरंतर मेरे सामने प्रस्तुत हो रही है। क्या अभी तक उसका व्यक्तित्व माँ के कारण दबा हुआ था, जो अब झटके से स्प्रिंग वाले सांप की तरह बाहर आकर मुझे डरा रहा है? क्या मेरा अहंकार उसे दबाना चाहता है? क्या पुरुष और स्त्री के बीच सदियों से चलने वाला संघर्ष हमारे बीच हावी हो रहा है? क्या टीवी, मनोरंजन, इंटरनेट ने इसका दिमाग खराब कर दिया है? इस तरह के जाने कितने प्रश्न मेरे मस्तिष्क को बेचैन कर रहे थे, पर इन सब का उत्तर नहीं है मेरे पास। बदलाव की इस बयार का मैं साक्षी ज़रूर हूँ, पर कारण की खोज बस में नहीं है। मैं बालकनी से उठकर गेस्ट रूम में चला गया, जहाँ 3-4 कैनवास पर रागिनी की पेंटिंग, जो लगभग पूरी होने वाली है, लगी हुई है। रंग, ब्रश, तारपीन और भी पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाली कई सामान वहाँ रखे हैं। ये शौक भी तो माँ के जाने के बाद बाहर आया इसका। उन दिनों रागिनी ने मुझसे छिपाकर एक पेंटिंग बनाई थी, सरप्राइज़ दिया था मुझे। उसके भीतर के कलाकार को देखकर मैं हैरान था। मैंने कहा, अब से पहले क्यों नहीं बनाई? तो उसका सपाट सा उत्तर था, कल्पना करना और उसे मूर्त रूप देना समय मांगता है जनाब। मेरे पास समय कहाँ था? मैं बहू, पत्नी और माँ की भूमिकाओं में इतना खो गई थी कि अपने भीतर में बैठे कलाकार से आंखें भी नहीं मिला पाई। जानते हैं, जब ये कलाकार बाहर निकलता है ना, तो फिर रात दिन कुछ नहीं दिखता। पूरा समय और समर्पण कला के नाम हो जाता है। अब समय भी है, मन भी है और समर्पण के लिए जीवन में कुछ रिक्तता का भी अनुभव हो रहा है मुझे। अब मैं अपने कलाकार को न्याय दे पाऊंगी। उसने अपनी पहली पेंटिंग पूरे 25,000 में बेची थी। उसकी खुशी से अनजान मैंने इतना सा कह दिया था कि अरे यार, बेचने की बजाय अपने ही हॉल में लगा लेती। बिफर गई थी वो। हाँ हाँ, हॉल में लगा लेती, ताकि मेरे भीतर के कलाकार का दम घुट जाए। तुम तो चाहते ही नहीं कि लोग मुझे मेरी कला के बलबूते पहचानें। बस तुम्हारी पत्नी बनना ही मेरी उपलब्धि रहे। दूसरों की 100 तारीफों के पुल बांधोगे, पर मेरे लिए एक शब्द भी निकलता नहीं है मुँह से। पर बहुत हो गया, पिछले 10 सालों से आपकी सुन रही हूँ और मान भी रही हूँ, पर अब नहीं। अब अगले 10 साल मैं कहूँगी और आप सुनोगे। कहते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। अरे यार रुको, कहते हुए मैं बाहर लपका। कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी चलता हूँ। भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका मुझे डरा रही थी, पर उन सबको निराधार साबित करते हुए वह यह कहकर निकल गई कि कहीं नहीं जा रही, वापस आ जाऊंगी थोड़ी देर में। बरसों हो गए गाड़ी में आपके साथ आते जाते, मैं तो भूल ही गई कि मैं भी ड्राइव करना जानती हूँ। सर में गैस भर गई है घर में पड़े पड़े, जरा हवा खाकर आती हूँ, कहकर वह तीर की तरह निकल गई। अगले 1 घंटे तक मेरी जान हलक में अटकी रही। मैं रागिनी के लौटने तक वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा और वो लौटी केक और समोसे लेकर अपनी पहली पेंटिंग के बिकने का सेलिब्रेशन करने। मान गया था उस दिन से रागिनी को, जिसके पंखों का विस्तार अब आसमान नाप लेना चाहते थे। उस दिन के पश्चात मैंने महसूस किया कि सचमुच आजकल उल्टी बाजी खेल रहे थे हम लोग। पूरी ठसक से वो अपनी बात मनवाती, अपने मन के अनुसार घर सजाती, कपड़े पहनती, खरीदारी करती और वो सब कुछ करती जिसका वो सपना खुली आंखों से देखती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक ही स्त्री में कितने रूप छुपे हैं। एक रूप वो भी था कि कॉलेज की चंचल हिरनी कैसे एकदम गंभीर संस्कारी बहू बन गई थी, और एक रूप ये भी है कि संस्कारी बहू अब मनमौजी पत्नी बनकर सामने है। कहते स्त्री को बनाने के बाद खुद ब्रह्मा जी उसे समझ नहीं पाए, फिर आदमी और मेरे जैसे साधारण आदमी की क्या बिसात कि उसे समझ पाए। बचपन में एक गुड़िया के भीतर से निकलती हुई दूसरी गुड़िया वाला खिलौना देखा था, और अब साक्षात देख रहा था कि कैसे एक ही व्यक्ति में अनेक व्यक्तित्व छुपे हुए होते हैं। मैं गेस्ट रूम में खड़ा रागिनी की पेंटिंग निहारने लगता हूँ। कहते हैं कलाकार अपना प्रतिरूप अपनी कृतियों में रख देता है। आजकल तो समय मिलते ही पेंटिंग बनाने में उलझ जाती है रागिनी। अच्छी कीमत में बिकती हुई पेंटिंग उसके उत्साह को दोगुना कर जाती है। मैं देख रहा हूँ 4 पेंटिंग पर काम चल रहा है।
पहली भगवान बुद्ध की पेंटिंग, एकदम शांत स्निग्ध मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध। दूसरी पेंटिंग में एक सुहागन औरत समंदर के बीच नाव पर सवार है। मैंने उस पेंटिंग की औरत के माथे पर लाल बिंदी लगा दी। पता नहीं क्यों, पर यह सब कुछ जानते हुए भी मुझे लगता है कि ये पेंटिंग अब पूरी हुई है। मैं मुड़ता हूँ तो सामने रागिनी को देखकर हड़बड़ा जाता हूँ। पर ये क्या, उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। कहती है, जानते हो, बहुत दिनों से इस पेंटिंग को मैं ठीक ऐसे ही लाल सुर्ख बिंदी से सजाने का सोच रही थी, पर कन्फ्यूज़न था, पता नहीं कैसी लगेगी। पर आज तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब पूरी हो गई ये पेंटिंग, बिल्कुल परफेक्ट। लगता है इस कलाकार के साथ रहते रहते आपके भीतर भी कोई कलाकार जन्म ले रहा है। रागिनी की मुस्कुराहट देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे लग रहा था उल्टी बाजी सीधी बाजी सब मन का भरम है। रागिनी बदल रही है, उसकी उम्मीदें आकांक्षाएं, उसकी सोच बदल रही है, उसके व्यक्तित्व का विस्तार हो रहा है, उसके भीतर की छुपी हुई क्षमताओं का जागरण हो रहा है। गुड़िया के भीतर एक और गुड़िया का जन्म हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी बदलना होगा, छोड़ना होगा अपना अहम। खुली सोच के खुला आसमान में ही भविष्य की सुंदर इबारत लिखी जा सकती है। कहाँ खो गए? चाय बना रही हूँ, ब्रश कर लो फटाफट। रागिनी की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मन हुआ कह दूँ, पूरी रात सोया नहीं मैडम, ब्रश की ज़रूरत नहीं है मुझे, पर कह नहीं पाया। कल की बात का कोई तनाव रागिनी के चेहरे पर नहीं था। वो हमेशा की तरह प्रफुल्लित और खिली खिली थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे भी लगा, कहाँ छोटी छोटी बातों में उलझ रहा है राजीव। जिंदगी को जीना सीख। दो विपरीत लोगों में मतभेद तो होंगे ही, मीठे के साथ नमकीन भी तो ज़रूरी है ना यार। सोचते हुए मेरे होठों पर भी मुस्कान पसर गई। आज चाय मैं बनाता हूँ रागिनी, अदरक डालकर एकदम कड़क, तुम्हारी तरह। अरे वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। कहते हुए रागिनी गैस स्लैब से हटकर बिस्किट नमकीन निकालने लगी और मैं अदरक के साथ अपने अहंकार को कूट दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आराधना आजकल बहुत खुश थी। वह माँ बनने वाली है। इस खुशी के समाचार को अपने पति और घर वालों के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पक्की सहेली कनिका को फ़ोन लगाया। कनिका और आराधना बचपन से अपनी सारी खुशियाँ एक दूसरे से बांटती आई थी। आज भी कनिका से बात करके वह इस खुशी को शेयर करना चाहती थी। आराधना ने फ़ोन करके कनिका को बताया, यार कनिका, तू मौसी बनने वाली है। मौसी? अनजान बनते हुए कनिका ने पूछा। हाँ मौसी, अरे पगली, मैं माँ बनने वाली हूँ, आराधना ने उत्साहित स्वर में कहा। मगर अपेक्षा के विपरीत कनिका ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। ओ रियली ग्रेट यार, मगर तेरी शादी को अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और तू? हाँ यार, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, कहते हुए वह शर्मा गई। अच्छा है, तुझे मेरी तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 4 सालों से इंतज़ार में थी कि कब तुझे यह खुशखबरी सुनाऊं, पर तूने बाजी मार ली। वेरी गुड यार। अच्छा सुन, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुझे, अभी जाना पड़ेगा, सासू माँ बुला रही हैं। बहाना बनाकर कनिका ने फ़ोन काट दिया। कनिका के व्यवहार से आराधना थोड़ी अचंभित हुई। फिर अपने मन को समझाया कि वाकई कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, बाद में बात कर लेगी। सहेली के बाद आराधना ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। अपनी बहन के साथ भी आराधना बहुत अटैच्ड थी, मगर बहन ने भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। उल्टा वह तो उसे डांटने ही लगी। इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ी ज़िंदगी जी कर तो देखती। घूमती फिरती ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाती, वहाँ के तौर तरीके सीखती, तब जाकर बेबी प्लान करना था। मुझे देख, 3 साल हो गए फिर भी बेबी नहीं किया। थोड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है, और एक तू है कि अक्ल ही नहीं है तुझे। पर दीदी, बेबी तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और फिर जहाँ तक बात ससुराल में एडजस्ट करने की है, तो वह तो ऐसे भी प्रेगनेंसी के इन महीनों में सब सीख ही जाऊंगी। वैसे भी सासू माँ बहुत प्यार करती है, मुझे जो समझ नहीं आता उनसे पूछ लेती हूँ। अरे मैं तो तेरी भले के लिए ही समझा रही थी,
पर बात तुझे समझ नहीं आती। अच्छा चल मैं रखती हूँ फ़ोन। अब अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा तुझे। अभी खुद को संभालना तो आया नहीं था, अब बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पर ले ली, कहकर बहन ने फ़ोन काट दिया। ना कोई बधाई ना कोई शुभकामना, बस उल्हानी मारना। बहन का यह रवैया महसूस कर वह बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। इस बातचीत के बाद तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वाकई कोई गलती कर दी हो। तब तक दूध का गिलास लिए सांस कमरे में दाखिल हुए और प्यार से बोली, चल बहू दूध पी ले, हमारा वारिस आने वाला है, उसका ख्याल रख, कहकर मुस्कुराती हुई वे चली गई। कुछ देर तक आराधना दूध के गिलास की तरफ एकटक देखती रही। उसके दिमाग में बहन की बातें घूम रही थीं। तभी भाभी का फ़ोन आ गया। बधाई हो आराधना, मम्मी जी का फ़ोन आया था, वे कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। जी दीदी। चल अच्छा है, मैं अब तक यह खुशी नहीं दे सकी, अब तू ही दे ले, उदास स्वर में भाभी ने कहा। आराधना जल्दी से बोली, दीदी उदास क्यों होती हो, आपका ही बच्चा है यह भी। अरे नहीं आराधना, अपना तो अपना ही होता है, और फिर मैं बड़ी बहू हूँ, शादी के 4 साल होने वाले हैं। सब इस खुशी की बाट जोहते रह गए, पर मैं उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भाभी की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी रो देंगी। आराधना कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी खुशी किसी के दुख का कारण बन गई थी। वह भाभी को सांत्वना देने लगी। भाभी आप दिल छोटा ना करो, अभी समय ही कितना हुआ है, 4 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, आप बहुत जल्दी माँ बनेंगी। यह सब मन बहलाने की बातें होती हैं आराधना। अच्छा चल मैं फ़ोन रखती हूँ। आराधना फ़ोन की तरफ देखती हुए कुछ देर तक सोचती रही। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी की रेखाएं घनीभूत हो गईं। आराधना की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चढ़ चुका था। इतने दिनों में भाभी, बहन या सहेली ने उसे बहुत कम फ़ोन किया, कोई मिलने भी नहीं आए। कोविड का बहाना बना दिया। आराधना फ़ोन करती तो तीनों का रिएक्शन अलग होता। बहन उलाहने के रूप में बातें सुना देती, सहेली काम का बहाना बनाकर जल्दी से फ़ोन काट देती, और भाभी अपना ही रोना लेकर बैठ जाती। ना तो किसी ने उससे माँ बनने के पहले पहले एहसास के बारे में पूछा, और ना ही उसे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर ढंग से डिस्कशन किया या टिप्स दिए। वह बहन या सहेली से कोई सवाल पूछती तो वे सपाट सा जवाब दे देती, मुझे क्या पता, मैंने कौन से कई बच्चे पैदा कर लिए, डॉक्टर से पूछ ले। आराधना की इच्छा होती कि वह बच्चे के सुनहरे प्यारे सपने उनके साथ शेयर करें, पर कुछ सोचकर ठहर जाती। प्रेग्नेंट होने की उसकी खुशियाँ भी आधी अधूरी सी रह गई। उस दिन सुबह सुबह वह बालकनी पर खड़ी थी कि तभी उसके घर के आगे एक कैब आकर रुकी। कैब से माँ को निकलता देख वह खुशी से चीख पड़ी। माँ के गले लग कर देर तक रोती रही। माँ ने उसे चुप कराते हुए पूछा, इतने खुशी के पलों में रो क्यों रही है पगली। आराधना कुछ कह नहीं सकी। उसके अंदर जो तकलीफ थी उसे कैसे बयान करती। अगले 20-22 दिन माँ का साथ पाकर वह काफ़ी खुश रही, और फिर वह दिन भी आ गया जब डिलीवरी की पीड़ा सहने के बाद नर्स ने उसकी बाहों में उसका अंश थमाया। उस पल वह अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसके हाथों में नन्हा मुन्ना राजकुमार खिलखिला रहा था, किलकारियाँ मार रहा था। बेटे को गोद में उठाए जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तो उसे लगा जैसे सारा जहां उसकी बाहों में सिमट आया हो। बच्चे को देखने के लिए सबसे पहले उसकी बहन आई। माँ के आगे बहन ने पहले की तरह कोई कड़वे वचन नहीं कहे, बस देर तक बेबी को हाथों में लिए देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल मुझ पर गया है। उसकी बात सुनकर घर में सब हंसने लगे। आराधना को भी यह बात बहुत प्यारी लगी। बहन ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, सुबह आई और शाम को निकल गई। करीब 10 दिन बच्चे और आराधना की देखभाल कर माँ भी अपने घर चली गई। इस बीच आराधना की भाभी भी आकर बच्चे को आशीर्वाद दे गई। माँ के जाने के बाद सासू माँ उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वह काफ़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। उसे इस बात का भी दुख था कि उसकी प्यारी सहेली बच्चे को देखने भी नहीं आई थी।
उसने तबीयत सही ना होने का बहाना बना दिया था। वीडियो कॉल पर ही उसने बेबी को देख लिया था। आराधना का अक्सर दिल करता कि बच्चे की प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी सहेली या बहन से शेयर करे। उसके मन में ढेर सारी बातें थीं जिन्हें वह उनसे डिस्कस करना चाहती थी, मगर उनकी उदासीनता महसूस कर वह खामोश रह जाती। एक दिन हालचाल जानने के लिए आराधना ने सहेली को फ़ोन किया। थोड़ी देर दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर जैसे ही उसने बच्चे की बातें बतानी शुरू की, कनिका ने तुरंत बहाना बनाया, यार बहुत सिर दर्द हो रहा है मुझे, बाद में करती हूँ तुझसे बातें। इस एक छोटे से वाक्य ने आराधना के दिल की उमंग और खुशियों पर फिर से पानी उड़ेल दिया। वह सोचने लगी कि यदि कनिका को अब तक बेबी नहीं हुआ तो भला इसमें उसकी क्या गलती है। वह क्यों अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रही है। सच कहते हैं खुशियाँ तभी बढ़ती है जब उन्हें बांटा जाए, पर वह क्या करे जब कोई उसकी खुशियों को बांटना ही नहीं चाहता। बहन भी तो अक्सर ऐसे ही उसका दिल तोड़ देती है। अभी 2 दिन पहले की बात थी। उस दिन आराधना ने फ़ोन करके अपनी बहन को बताया था, दीदी पता है आज मुझे मुन्ने ने पहली दफ़ा माँ कहकर पुकारा। बहुत खुश हूँ मैं। माँ शब्द का मतलब समझती हो? माँ सुनकर खुश होने के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार होना पड़ता है। एक माँ को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। चल रखती हूँ फ़ोन। बहन का रिएक्शन देखकर उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। आराधना की बहन वैसे तो पहले भी उस पर रौब झाड़ती थी, मगर कभी कभी और साथ में बहनों के बीच मीठी चुहलबाजियाँ भी होती थीं। मगर जब से बच्चा हुआ था, आराधना को लगने लगा था कि बहन उससे हमेशा तेवर में ही बात करती है। ऐसा जताती है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आराधना समझती है कि साइकोलॉजिकली बहन के दिल में बच्चा ना होने की वजह से तकलीफ़ है और इसी तकलीफ़ को वह इस तरह प्रकट करती रहती है। मगर बहन इस बात को नहीं समझती कि ऐसे व्यवहार से आराधना पर क्या गुजरती होगी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया। आराधना के मन की कसक नहीं गई। उसकी सबसे प्यारी सहेली, सगी बहन और भाभी तीनों ने एक बार मिलने आकर फिर ना अपनी तरफ से कॉल किया और ना ही दोबारा मिलने आई थी। आने की बात कहने पर बड़ी सहजता से तीनों कोविड मुद्दा बना देती, जबकि ऐसा नहीं था कि वे दूसरों के घर जाती नहीं थी। जब आराधना का मन नहीं लगता था तो वह फ़ोन लगा लेती थी, मगर उनका रिस्पॉन्स इतना ठंडा होता कि वह अंदर से टूट जाती। धीरे धीरे आराधना ने भी उन्हें फ़ोन करना छोड़ दिया। कई दफ़ा उसे ऐसा महसूस होता जैसे अपनों को ही उसकी खुशी से जलन हो गई है और वह इस जलन का उपचार भी नहीं जानती थी। ना चाहते हुए भी इसका असर आराधना के मन पर पड़ता जा रहा था और वह अक्सर दुखी रहने लगी थी। पति और सास सवाल करते तो वह सहज होने का नाटक करती और मुस्कुरा कर कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, वह तो बहुत खुश हैं। वह ऊपर से मुस्कुरा रही होती, मगर उसके दिल के अंदर गम का सागर लहरा रहा होता। अंदर ही अंदर यह गम उसे तकलीफ़ दे रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह उसकी बड़ी बहन की कॉल आई। वह बहुत खुश थी, चहकती हुई बोली, जानती है आराधना, तू भी मौसी बनने वाली है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। यह एहसास कितना खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती। दीदी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आराधना ने खुश होकर कहा। इसके बाद तो सुबह शाम हर रोज़ बहन का फ़ोन आता। वह उससे अपनी खुशियाँ शेयर करती। धीरे धीरे आराधना, जिसे अपनी खुशियाँ खुद तक सीमित रखना पड़ा था, भी खुलने लगी। उसे भी बहन के रूप में एक साथी मिल गया था जिससे वह अपनी खुशियाँ शेयर कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से बच्चे की बातें करती, भविष्य के सुनहरे सपने संजोती। आराधना समझ गई थी कि वाकई खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, मगर बांटने का मौका तब मिलता है जब सामने वाला भी उसी मेंटल स्टेटस में हो। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।